चांद रात के बाद रमजान का पाक महीना शुरू हो गया था। रोशनी अपने घर में रमजान की तैयारियां करती है। सुबह 5 बजे उठकर रोशनी अपनी पहली सहरी करती है और उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाती है। इतना सब करने में सुबह के 7 बज जाते हैं। वो देखती है कि सोसाइटी में सभी लोग उठकर पार्क में इधर उधर घूम रहे हैं। रोशनी भी हर दिन नीचे पार्क में घूमने जाया करती थी। अच्छे से हिजाब पहनने के बाद रोशनी नीचे पार्क में आती है, जहां उसे उसकी सहेली सुनीता मिलती है और बोलती है, कैसी हो रोशनी? चलो जूस पीने के लिए चलते हैं। अरे नहीं नहीं, हम जूस नहीं पी सकते, आज हमारा पहला रोजा है। अच्छा, रमजान की पहली शुरुआत हुई है क्या? कल रात से ही हो गई थी, कल चांद रात थी और आज हमारा पहला रोजा है। अब 1 महीने तक हमारे रोजे होंगे और उसके बाद बड़ी सी ईद की दावत होगी। कितना मजा आता होगा ना, सुबह सुबह 4 बजे उठना, फिर सारा दिन अल्लाह को याद करना और शाम को सबके साथ बैठकर इफ्तारी करना। बहुत अच्छा लगता है, आप भी आइएगा इफ्तारी पर हमारे घर, आपके लिए बहुत अच्छा सा दस्तरखान सजाएंगे। अरे जरूर आऊंगी, तुम बता देना कब आना है। आपका जब दिल करे तब आ जाइए आप हमारे घर। अच्छा ठीक है, वैसे हर साल तुम अपने घर पर ईद की पार्टी करती हो, क्यों ना इस बार पूरी सोसाइटी में ईद की पार्टी की जाए। आपका ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ईद की पार्टी पे सोसाइटी के लोग आना पसंद करेंगे। ऐसे क्यों कह रही हो, कोई क्यों नहीं आएगा? आप तो जानती हैं ना, सोसाइटी के लोग हमसे थोड़ा कम राब्ता रखते हैं, शायद उन्हें हमारे मजहब से किसी तरीके की कोई दिक्कत है इस वजह से। अरे उन्हें जब पता ही नहीं है तुम्हारे मजहब के बारे में, तो उन्हें कुछ भी सोचने का कोई हक नहीं है। मेरी मानो तो इस बार अपने मम्मी पापा से कहो कि वो सोसाइटी में ईद की पार्टी रखें, ताकि लोगों को पता चल सके कि रमजान कितना ज्यादा खुशियों का भरा होता है और कितना मजा आता है ईद पर। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो एक दफा हम अम्मी अब्बू से बात जरूर करेंगे। अगर वो मान गए तो इस साल पक्का ईद की पार्टी सोसाइटी में करेंगे। चलो ठीक है, मैं जूस पीने जा रही हूँ। ठीक है, आप चलिए, आप जाइए, अब हम थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। कुछ देर की वॉक करने के बाद रोशनी वापस से घर आती है, जहां उसकी अम्मी फिरोजा और उसके पिता इकबाल बैठे हुए होते हैं और रोशनी बोलती है, अम्मी अब्बू, आज हम आपसे ना कुछ बात करना चाहते हैं। बोलो रोशनी, क्या बात करना चाहती हो? हम कह रहे थे ना कि क्या हम इस बार सोसाइटी में ईद की पार्टी रख सकते हैं? ये आप कैसी बात कर रही है रोशनी बेटा? हमारी सोसाइटी गोकुल धाम है। अरे बेटा, हमारी सोसाइटी में ज्यादातर परिवार हिंदू के हैं, कुछ पंजाबी हैं, कुछ ईसाई हैं। अरे वो लोग ईद के बारे में क्या ही जानते होंगे? उन लोगों को हमारे ईद के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें क्या पता कि कैसे मनाते हैं। और तुम तो जानती हो ना, अरे आजकल लोग कैसी अफवाहें उड़ा देते हैं और हम हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने की कोशिश करते हैं और वो बेचारे कुछ जानते नहीं। अब वो आएंगे और सही से कुछ समझ नहीं आया उन्हें तो कहीं उन्हें बुरा ना लगे, इसीलिए मैं सोच रहा था कि रहने देते हैं बेटा। तभी तो हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी वालों को भी पता चले कि हम ईद कैसे मनाते हैं। जैसे वो दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं और हमें बुलाते हैं, वैसे ही हमें भी ईद पर बुलाना चाहिए ना उन्हें। आखिर वो भी तो जाने कि हमारी ईद होती कैसी है, कैसे मनाई जाती है। बात तो सही है आपकी रोशनी, हमें नहीं लगता सोसाइटी के लोग इस चीज के लिए राजी होंगे। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। जब हम सभी मिलके साथ में होली मना सकते हैं, दीपावली मना सकते हैं, तो हमारी ईद वो लोग क्यों नहीं मना सकते? हमें लगता है बेटा तुम सही कह रही हो, हमें मनाना चाहिए ईद। हमें इस बार सोसाइटी में ईद की पार्टी देनी चाहिए और सभी को बुलाना चाहिए, ताकि वो सब भी ईद की पार्टी हमारे साथ मनाए और हमारा त्योहार देखकर उन सब का दिल खुश हो जाए। आप कहीं तो अम्मी अब्बू, हम सोसाइटी के मैनेजर से बात कर लें और तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम जाकर सबको बता देना और हाँ, अकेले मत जाना, अम्मी को ले जाना। तुम बोलोगी तो बच्ची समझ के कोई टाल ना दे, लेकिन अगर तुम्हारी अम्मी कहेंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है, कोई आता है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कोई आएगा, लेकिन अगर कोई आया तो मुझे दिल से खुशी होगी।
शाम को इफ्तियारी के बाद रोशनी समिति के मैनेजर के पास जाती है और ईद पार्टी करने के लिए परमिशन मांगती है। मैनेजर खुशी खुशी रोशनी को ईद पार्टी करने की परमिशन दे देता है और साथ ही वो इस पार्टी में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने के लिए भी कहता है। ये बात सुनकर रोशनी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं और रोशनी अपने परिवार के साथ मिलकर सोसाइटी में ईद पार्टी की तैयारी करना शुरू करती है। रोशनी घर घर जाकर सभी को ईद के लिए आने का इन्विटेशन देती है। ऐसे एक दिन सोसाइटी में रहने वाली हिंदू औरतें आपस में बात करते हुए बोलती है, अरे तुम्हारे घर भी आई थी क्या वो रोशनी अपनी अम्मी के साथ ईद की पार्टी का इनविटेशन देने? हाँ आई थी वो। अच्छा लगा मुझे कि इस बार सोसाइटी में कोई नया त्योहार बनने जा रहा है हमारे वहाँ पर। अरे पता नहीं इनकी ईद की पार्टी कैसी होती होगी। आज तक तो मैंने किसी के घर का जूठा तक नहीं खाया है। अरे वो पार्टी है, तुम्हें पार्टी में कोई झूठा थोड़ी खिलाएगा वहाँ पर। अरे वो मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने कभी किसी मुसलमान के घर का खाना नहीं खाया है और मैंने कई लोगों के मुंह से ये बातें भी सुनी है कि मुसलमान लोग ना झूठा करके देते हैं खाना। ये सब ना तेरे मन का ना वहम है। बल्कि मैं तो खुश हूँ कि इस बार सोसाइटी में कुछ नया त्योहार बनने जा रहा है। हमारे सोसाइटी में कुछ नया फेस्टिवल बनने जा रहा है। दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ये सारे त्योहार तो हम बनाते ही रहते हैं। इस बार हमारी सोसाइटी में ईद बनेगी तो हमें कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा मन नहीं मान रहा यार, मैं नहीं आऊंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, तुमने सोसाइटी की बाकी औरतों के साथ बात की? उनका क्या प्लान है जाने का? क्या वो जाएंगी? सब के सब ये त्योहार बनाने के लिए ना तैयार हैं। हम ये शुरुआत नहीं करेंगे त्योहार बनाने की तो आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी कि हम सबके सब भेदभाव करते हैं एक दूसरे में। बात तो तुम सही कह रही हो। चलो देखते हैं, अगर मेरा मन किया ना तो मैं जरूर आऊंगी। वैसे भी मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा ना नहीं मानती। अरे अपने मन को ना मना लो, तुम्हारा ये मन बदलेगा ना तभी ये जग बदलेगा। दिन गुजरते हैं और एक के बाद एक रोजा पूरा होता है। हर एक रोजे पर जब रोशनी नमाज अदा करती तो वो दुआएं मांगती और अल्लाह से बोलती है, अल्लाह हम सब तेरे ही बंदे हैं। हम नहीं जानते कि हमारी इस ईद पार्टी से सोसाइटी वालों को खुशी मिलेगी या गम, लेकिन हम बस इतना ही चाहते हैं कि जैसे वो लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं, खुश होते हैं, वैसे ही हमारी ईद पर भी उन्हें बहुत सारी खुशियाँ मिले। इंशाअल्लाह सबकी दुआएं कबूल करना, आमीन। इतना कहकर रोशनी अपनी नमाज को खत्म करती है। दिन गुजरते हैं और सोसाइटी में ईद पार्टी की तैयारियां जोर शोर से चलने लगती है। सोसाइटी के ग्राउंड में एक बड़ा सा शामियाना लगाया गया था, जहां पर कई तरीके से चांद सितारे के हैंडीक्राफ्ट लगाए गए थे। सब कुछ देखने में बेहद खूबसूरत था। वहीं सुनीता भी रोशनी के साथ बाजार जाती है, जहां रोशनी को ईद पर सभी को ईदी देने के लिए कुछ तोहफे खरीदने होते हैं। रोशनी कई सारे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे देखती है और काफी सारे गिफ्ट आइटम्स भी देखती है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद आता तभी इस रोशनी सुनीता से बोलती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इस ईद पर हम सोसाइटी वालों को ईदी क्या दें? इतना कुछ तो तुम देख ही चुकी हो। जब तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा तो मुझे कहाँ से समझ आएगा? हम ईदी पर ना कुछ ऐसा देना चाहते हैं कि हमारी ईद यादगार बन जाए। रोशनी सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक दुकान पर रखे हुए लैंप पर जाती है, जिस पर उर्दू में अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। साथ ही एक प्यारी सी घड़ी बनी हुई थी। उसे देखते ही रोशनी बोलती है, वो देखो सबसे उम्दा ईदी, हम सबको ना इस बार शोपीस गिफ्ट करेंगे। इसमें अल्लाह का नाम भी है और नीचे टाइम भी आ रहा है, यानी जब भी लोग इस घड़ी में टाइम देखेंगे तब उन्हें याद आएगा कि ये घड़ी ईद पर मिली थी और हर साल उन्हें ईद का इंतजार रहेगा। इतना कहकर रोशनी सुनीता को लेकर उस दुकान में जाती और वहाँ से सभी को ईदी देने के लिए 100 पीस पैक करवा लेती है। सारी खरीदारी करने के बाद रोशनी और सुनीता घर आते हैं। सुनीता रोशनी के घर से निकलकर जा ही रही होती है कि तभी रोशनी देखती है कि इफ्तियार का समय हो गया है। रोशनी सुनीता को रोकते हुए बोलती है, आप रुक जाइए ना, आप आज हमारे घर ना इफ्तारी करके जाइएगा। हमने पहले से ही सब कुछ बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए सुनीता बेटा, आज आप हमारे साथ इफ्तारी कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। रोशनी और उसकी अम्मी के कहने पर सुनीता इफ्तियारी के लिए रोशनी के घर पर ही रुक जाती है। कुछ देर बाद दस्तरखान बिछाया जाता है, जिस पर कई तरीके के फ्रूट्स और खाने की चीजें सजाई जाती हैं और साथ में मोहब्बत शरबत भी रखा जाता है। रोशनी सबसे पहले एक खजूर उठाकर सुनीता को देती है और बोलती है, खजूर खाकर ही रोजा खोला जाता है। अच्छा, कुछ और भी नहीं खा सकते हैं क्या?
सब कुछ खा सकते हैं, पर खास तौर पर ना खजूर ही खाया जाता है। ठीक है, खजूर तो मैंने खा लिया, अब क्या खाऊं? अब आपका जो मन करे वही खा लीजिए। ऐसे ही सभी लोग मिलकर इफ्तियार करते हैं और आखिरकार ईद आने वाली होती है। ईद से पहले रोशनी सोसाइटी की सभी औरत और लड़कियों को बुलाकर शामियाने में ले जाती है, जहां रोशनी सभी के हाथों पर मेहंदी लगवाती है और बोलती है, जैसे आप लोग दिवाली मनाते हो वैसे ही ठीक हम सब ईद मनाते हैं। लड़कियां, औरतें सब मेहंदी लगाती हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं, चांद को देखते हैं, गले मिलते हैं, बधाइयाँ देते हैं। शायद से आप सभी लोग ये सब पहली बार कर रहे होंगे, इसलिए मैं आप सबको सब कुछ बताना चाहती हूँ। ये मेहंदी मैं अपनी तरफ से लगवा रही हूँ और साथ ही मैंने कुछ कपड़ों का बंदोबस्त किया है। जो आप लोगों को इसमें से पसंद आए वो आप पहन लीजिएगा। रोशनी, फिरोजा और इकबाल तीनों मिलकर ही पूरी सोसाइटी में ईद कैसे मनाई जाती है ये सारी बातें बताते हैं। आखिरकार ईद का दिन आ जाता है। सभी लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। कई सारी चीजें शामियाने में उपलब्ध करवाई जाती हैं। तभी औरतें शरारा पहनती हैं और आदमी बढ़िया बढ़िया अचकन पहन कर आते हैं। ईद के गानों के साथ सभी धर्म के लोग ईद की पार्टी में खूब मौज मस्ती करते हैं। किरण भी सभी के साथ ईद की पार्टी में शामिल होने के लिए आती है, जहां सरला पहले से ही रोशनी के परिवार वालों के साथ मिलकर सभी को ईदी बांट रही होती है। रोशनी द्वारा लाई गई ईद की सभी चीजें सभी को पसंद आती हैं। आप सभी हमारे यहाँ ईद की पार्टी में आए, जिसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये कुछ तोहफे जो हम आपके लिए लाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। हमें नहीं पता था आप सभी लोग आएंगे और हमारी खुशियों में हमारे साथ मिलकर पार्टी करेंगे। अब तो मैं कह देता हूँ, हर साल पार्टी मेरी तरफ से होगी और आप सभी को आना है। पहले मुझे लगता था कि शायद आप आए ना आए, लेकिन आज आप लोगों ने आकर दिखा दिया। चाहे मुगल आए चाहे अंग्रेज आए, हमें कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, हम लोग अलग नहीं, हमेशा एक रहेंगे। एक साथ मिलकर हर त्योहार मनाएंगे। और हम तो ये चाहेंगे कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई, हर त्योहार को मिलके मनाएं, क्योंकि हम सब है भाई। ये सोसाइटी की पहली ईद थी, लेकिन सबके लिए यादगार है। आप सभी लोग हमसे कम बातचीत किया करते थे। हमने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप लोग पार्टी में आएंगे। वाकई आप लोग बहुत अच्छे हैं। सही मायने में भारत इसी को कहते हैं। यहाँ हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। अरे अच्छा क्यों नहीं होगा भला? अरे जात, धर्म, ऊंच नीच ये सब कुछ ना कुछ भी नहीं होता है। मैं ये सब कुछ ना नहीं मानती हूँ। सब कुछ ना बराबर होता है। बिल्कुल, मेरे लिए भी एक नई शुरुआत है। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता होगा, और वो भी इतना अच्छा। और सच बताऊं तो मेरा मन नहीं मान रहा था यहाँ आने का, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हिंदू मुस्लिम एक साथ कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते ना तो कितना अच्छा लगता है। और वैसे भी हम सभी भारतीय हैं, एक दूसरे की धर्म की ना इज्जत करनी चाहिए। और सच बताऊं तो पहले मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर मुझे याद आया कि आप सभी ने हमारे साथ होली का फेस्टिवल कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था, तो ये सोच के ना मैं आ गई। और सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोग हमें अपने त्योहारों में शामिल करने का मौका देते हैं, वैसे ही हमने सोचा कि हम लोग आपको ईद पर शामिल करें। और हम सच कह रहे हैं, ये हमारे जीवन की सबसे बेहतरीन ईद है, जिसे हमने न सिर्फ अपने परिवार के साथ मनाया है, बल्कि पूरी सोसाइटी के साथ मनाया है। आप सभी को हमारे और हमारे परिवार की तरफ से ईद मुबारक। ऐसे ही सभी लोग ईद की पार्टी एंजॉय करते हैं और बहुत सारी फोटोज खिंचवाते हैं। अब हर साल सोसाइटी में ईद की पार्टी रखी जाती है और सभी उसमें हंसी खुशी कंट्रीब्यूट भी करते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। सरला ने अपने बेटे अमन की शादी कुछ ही दिनों पहले की थी। सरला की बहू चमेली बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। वो घर की जिम्मेदारियों को कुछ ही दिनों में समझने लगी थी, जिसका फायदा उसके साथ सरला और पति भी खूब उठा रहे थे। पूरा पूरा दिन चमेली घर के कामों में ही लगी रहा करती। बहू, तेरा पोछा हो जाए तो मेरे लिए चाय बना दियो। माँ जी, पोछा लगाने के बाद मैं थोड़ा नहा लेती हूँ। सुबह से बस मैं काम में ही लगी हुई हूँ, नहाई भी नहीं हूँ। अरे बहू, बस चाय बना दे, उसके बाद नहाती रह। मुझे क्या, तुझे बस चाय ही तो बनाने को कहा है, उसमें भी फिर भी ये कर लूं वो कर लूं। मैं बस अभी बना देती हूँ, फिर नहा लूंगी माँ जी। पूरा दिन देखता हूँ बहू ही काम करती रहती है, तुम भी थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करो। अरे बहू होती किस लिए है? सास ससुर की सेवा करने के लिए। अब बहू घर में है तो मैं काम करती हुई अच्छी लगूंगी क्या?
तुम तो बस बैठे बैठे खाती हुई अच्छी लग रही हो। शाम के 4 बज चुके हैं। इतने समय में 3 बार खा लिया, लेकिन बहू उसने तो अभी तक नाश्ता तक नहीं किया। अरे जवान खून है। जब मैं बहू की उम्र की थी तो रात में खाना खाने बैठती थी, पूरे दिन काम करके। बहू तो अभी जवान है ना, बाल बच्चे भी नहीं है, ना कोई टेंशन, तो भला फुर्ती कैसी नहीं होगी। मुझे भी पता है तुम कितना काम करती थी, तो बोलने से पहले सोचा करो कि तुम क्या कर रही हो। अब चमेली किचन में जाकर अपनी सास के लिए चाय बना कर लाती है और चाय देकर जैसे ही अपने नहाने के लिए कपड़े लेने जाती है, तभी वहाँ सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सरला, क्या बात है? चाय पकोड़े चल रहे हैं, मुझे भी कभी बुला लिया कर ऐसे मौके पर। अरे विमला, तू बहू नहाने जा रही है, थोड़ा विमला के लिए भी चाय बना दे और पकोड़े भी बना ही दे, मन कर रहा है कब से। ऊपर से ये विमला ने और पकोड़े के नाम लेकर मुंह में लालच दे दिया। चमेली अपने कपड़े बाथरूम में रखने के बाद फिर से चाय और पकोड़े बनाने जाती है। माँ जी को एक बार तो सोचना चाहिए था ना कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और वो मुझे एक के बाद एक काम दिए ही जा रही हैं। माँ को फोन करके आज ही कहती हूँ थोड़े दिन के लिए मायके बुला ले। चमेली अपना पूरा दिन कामों में ही निकाल दिया करती। चमेली की शादी को मात्र 2 महीने हुए थे, लेकिन वो इन कुछ ही महीनों में खुद में घुटन महसूस करने लगी थी। अब देर शाम जैसे ही चमेली खाना खाने बैठती है, वैसे ही सरला चमेली को आवाज लगाने लगती है। बहू, शाम के खाने में क्या बनाएगी? अरे शाम हो गई है, बहू कहीं तू जाकर सो तो नहीं गई? तुझे पता है ना शाम के पहर में सोना नहीं चाहिए। माँ जी, मैं तो खाना खा रही थी, खाने का समय तो है ही नहीं मेरे पास और आप कह रही हैं कि मैं सो रही हूँ। चल जल्दी से खाकर शाम के खाने की तैयारी कर, और सुन, आज कुछ अच्छा बना ले, खाने का बड़ा मन कर रहा है, जिसको खाकर मजा आ जाए। जी माँ जी, अभी आती हूँ, मैं करती हूँ ना शाम के खाने की तैयारी। माँ, मुझे ना घर आना है, 2 महीने हो गए हैं। एक तो यहाँ मुझे कोई समझता नहीं है, सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते। अभी 6 बज रहे हैं और अब मैं खाना खाने बैठी हूँ। कुछ देर तक चमेली अपनी माँ को अपने ससुराल वालों की शिकायतें करती रहती है। कुछ देर बाद जब फोन कट जाता है तो चमेली रात का खाना बनाने जाती है और रात की 12 बजे तक किचन में काम करती रह जाती है। बहू देख, सरला तेरी सास है और सास बहू में कभी बनती नहीं है। तू जितना काम करेगी वो तुझसे उतना काम ही करवाती रहेगी। नहीं पापा जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है माँ जी से, बस वो मुझे समझ नहीं रही है और ना वो समझते हैं। मैं कोई मशीन नहीं हूँ जो बिना रुके या बैठे काम करती जाऊँ। मैं समझता हूँ, लेकिन बहू तुम भी थोड़ा अकड़ के रहो, वरना तू पूरे दिन काम करती रह जाएगी, पागल हो जाएगी। मैं रवि से कहता हूँ तुझे वो कहीं घुमाने ले जाए। पापा जी, वो तो मुझे और ही नहीं समझते। मैंने उन्हें कहा माँ के घर होकर आते हैं तो कहने लगे माँ का ध्यान कौन रखेगा। क्या बातें चल रही है दोनों ससुर और बहू के बीच? और तुम तो सोने जा रहे थे, तो यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम बहू के कान भरने तो नहीं आए मेरे खिलाफ? अरे मैं तो दवा खाने के लिए पानी भरने आया था। और बहू तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? किचन में जितने भी बर्तन हैं उससे अच्छे से धो दे। चमेली भी बिना कुछ बोले काम में लग जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। सुबह से रात हो जाती है मुझे काम करते करते, अब तो मेरी पीठ भी जवाब देने लगी है। लेकिन माँ जी तो कितनी निर्दयी है, मुझ पे जरा भी तरस नहीं आता। माँ को आज फोन किया था, बोला मुझे बुला लो, कहती नई शादी है, कोई जरूरत नहीं है आने की। देर रात चमेली सोने जाती है और सुबह के 4 बजे उठकर नहाती है, पूजा पाठ करती है, खाना पीना बनाने लग जाती है। बहू, खाना बन गया, चल अब 1 कप चाय बना दे, बहुत तलब लग रही है। हाँ माँ जी, बस इनका टिफिन दे दूं वरना भूल जाऊंगी। अरे सरला, मैं क्या कहती हूँ, हम किसी तीर्थ यात्रा पर चले क्या? अब तो तेरे घर में काम करने वाली बहू भी आ गई है। सुबह के 8 भी नहीं बजे है और अभी तू है कि यहाँ चले वहाँ चले करने पहुँच गई। मुझे ये बता, तू अपने घर से देखती तो नहीं रही थी ना कि मैं कब उठी? अच्छा, वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी बस तू चाय पिला दे। बहू, विमला के लिए भी 1 कप चाय बना दे। वैसे सरला, कुछ भी कह, तेरी बहू बहुत काम करती है, हर वक्त बस काम ही करती रहती है। जब भी आती हूँ तो देखती हूँ वो काम ही कर रही है। चमेली, जो कि बहुत चंचल थी,
वो उदास सी रहने लगी थी और किसी से ठीक से बात तक नहीं करती थी। चुपचाप सी चमेली एक तो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी और ससुराल वालों ने तो उससे इतना काम ले रखा था कि बेचारी को अब पूरा दिन काम ही करना पड़ता। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन सरला को चमेली कहीं भी नहीं मिलती। सुनिए जी, आपने बहू को कहीं बाहर जाते हुए देखा या इधर उधर जाते हुए देखा है? बहू ने मुझे तो 4 बजे चाय दी है। देखो चाय के साथ बिस्कुट भी खाए हैं। अरे तो इतनी देर से कहाँ निकल गई तुम्हारी बहू? देखो जरा जाकर, कहाँ है वो? किचन में इतने बर्तन पड़े हैं, शाम का खाना बनाना है, लेकिन वो है कि कहीं भी नहीं है। तुम बहू को ढूंढ रही हो या उसके काम को? आप चुप रहिए। आपने ही बहू के कान भरे होंगे। आप मुझसे खुशी कब रहते थे? अरे सरला, इतनी शाम में तूने अपनी बहू को कहाँ भेज दिया? मैंने अभी ही देखा, उधर ही कहीं जा रही थी तेरी बहू। मैंने तो उसे कहीं जाने को कहा ही नहीं, ना ही वो किसी के घर को बताकर गई है। रुको, अभी उसे फोन लगाती हूँ। अब सरला चमेली को कॉल करती है, लेकिन चमेली फोन नहीं उठाती और अपनी बड़ी बहन माया के घर पहुंचती है। जरूर बहू घर के तामझाम से परेशान होकर घर छोड़ के चली गई। मैंने कौन से उसे पहाड़ तोड़ने को बोल दिया, बल्कि तुम्हारे कान भरने से वो घर छोड़कर गई है। पूरे दिन बैठी रहती हो और बहू को नौकर बना के रखा है। ऐसे में वो घर छोड़ के ना जाए तो क्या करे? सरला की हरकतों की वजह से चमेली घर छोड़कर अपनी बड़ी बहन के घर कुछ दिन रहने के लिए चली जाती है, लेकिन इधर सरला को जब घर का सारा काम करना पड़ता है और शाम के 3-4 बजे खाना खाने को नसीब होता है, तो उसे पता चलता है कि वो अपनी बहू के साथ कितना जुल्म कर रही थी। उसके बाद सरला अपनी बहू से माफी मांगकर उसे घर बुलाती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तू घर छोड़कर चली गई। उसके बाद मुझे पता चला कि तू सच में कितना अकेला महसूस कर रही होगी। माँ जी, मैं आप लोगों को बिना बताए दीदी के घर गई थी और मेरा वहाँ जाना इसलिए जरूरी था। 2 महीने बाद मैं लोगों से मिली। अगर मैं यहाँ एक दिन भी और रहती तो मैं शायद पागल हो जाती। ये बात चमेली के मायके वालों को जब पता चलती है, तो चमेली की माँ चमेली को कुछ दिन अपने पास बुला लेती है और उसे भी अपनी बेटी की हालत देखकर खुद पर पछतावा हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।